गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में पहली यूनिट है लिविंग वर्ल्ड पर, यानी पहली जो यूनिट है, पूरी यूनिट, ये तो पहला चैप्टर है। पहली पूरी यूनिट में 4 चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं, जिसके अंदर पहले चैप्टर में हम लिविंग वर्ल्ड के बारे में समझेंगे। दूसरे चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि लिविंग वर्ल्ड में क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर कैसे किया गया है। बाद में हम एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम पर स्टडी करेंगे। तो पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का नाम क्या है? द लिविंग वर्ल्ड, यानी जीवित जगत। हमें पता है आसपास का सारा जगत जीवित है, राइट? पर इन्हें हम जीवित घोषित कैसे कर देते हैं? यानी मैं ये कैसे बोल सकती हूँ कि मैं जीवित हूँ और ये मारकर अजीव, यानी मैं सजीव हूँ और ये मारकर नॉन लिविंग थिंग है। ये बात मैं कैसे बोल सकती हूँ? यानी कोई भी लिविंग वस्तु की, कोई भी जीवित जीव में ऐसे क्या गुण होने चाहिए या ऐसे क्या फीचर या कैरेक्टर होने चाहिए जिसकी वजह से मैं उसको लिविंग कह सकूँ। समझ रहे हो? जिसकी वजह से मैं उसको लिविंग बोल सकूँ, है ना? जैसे सिंपल, सबसे सिंपल हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सांस ले रहा है, यानी इसमें श्वास है इसलिए ये सजीव है, और इसमें श्वास नहीं है इसलिए निर्जीव है, राइट? सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन हम यही करते हैं। फिर मैं इसको थोड़ा और डिटेल में पूछूं आपसे कि और गुण बताओ जीवित जीवों के, तो आप बोलोगे जो खाना खाता हो, राइट? जो भोजन ग्रहण करता हो। फिर मैं कहूँगी और बताओ, तो फिर आप इसके अलावा बोलोगे जो चलता हो, है ना? आप में से कोई बोलेगा जो चलता हो, जो सांस ले रहा है, जिसमें हार्ट बीट हो, है ना? ऐसी सारी एक्टिविटीज़ को हम एक्सप्लेन कर लेंगे। पर खाना खाना और सांस लेना, ये दो तो एक्टिविटीज़ है लिविंग की, पर चलना फिरना ज़रूरी नहीं है कि हर सजीव चल फिर सके, राइट? तो सजीव के गुण क्या क्या है, किसी वस्तु को हम सजीव कब घोषित करते हैं? सबसे पहला कैरेक्टर रिप्रोडक्शन, यानी जनन। कोई भी जीव इस पृथ्वी पर अवस्थित, यानी अपनी प्रेजेंस को कैसे बनाता है कि उससे उसकी संतति आए, ताकि वो खुद मर जाए तो उसके बाद उसकी संतति जीवित रहे, राइट? अब पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा इंसान है, ह्यूमंस है, राइट? तो हम अपने आप को यहाँ पर प्रेजेंट सजीव के रूप में स्थापित कैसे करते हैं? क्यों? क्योंकि हम तो कई पीढ़ियों से प्रेजेंट है, राइट? हमारे दादा के दादा के दादा के दादा जीवित थे, तब जाके हम लोग आए हैं, राइट? ऐसे ही अगर मैं किसी और का एग्जांपल लूँ कि पृथ्वी पर गाय कब से है, क्योंकि पहले भी गाय अवस्थित थी, राइट? पहले भी गाय थी, उनसे और आई, उनसे और आई, उनसे और आई, तब जाके हम देख रहे हैं हाँ ठीक है ये सजीव है। पृथ्वी पर पौधे कैसे अवस्थित है? पहले प्रारंभ में कोई एक पौधा था, फिर उससे और पौधे आए और पौधे और पौधे आए, तभी हम अभी इतने सारे पेड़ पौधे देख पाते हैं, राइट? तो रिप्रोडक्शन यानी जनन क्या दिखाएगा कि वो जीव पृथ्वी पर पृथ्वी पर अपनी उपस्थिति बनाए रख रहा है। क्या करके रख रहा है? अपनी उपस्थिति बनाए रख रहा है, ठीक है? ये उसके लिविंग होने का गुण हो गया। दूसरा मैं कहूँ कि अब उसको जीवित है, राइट? ठीक है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, पर उसका एक स्पेसिफिक जीवन काल होना चाहिए ना, लाइफ स्पैन। क्या कह रही हूँ मैं? लाइफ स्पैन या जीवन काल होना चाहिए। लाइफ स्पैन या जीवन काल का क्या मतलब हुआ? लाइफ स्पैन या जीवन काल वो अवधि होती है जब वो जीव इस पृथ्वी पर आया तब से लेकर उसके मरने तक उसने जितना समय पृथ्वी पर बिताया वो पूरा टाइम हो जाता है लाइफ स्पैन या जीवन काल। अब उस जीवन काल में वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है? सबसे पहले सांस लेना शुरू कर देता है, राइट? रेस्पायरेशन, श्वास लेना, इसे उसे सीखना नहीं पड़ता, राइट? वो स्वतः होने वाली क्रिया है, राइट? अपने आप होने वाली क्रिया है, ठीक है? अब इसका कंपैरिजन मैं छोटे जीवों से करूं, छोटे ऑर्गेनिज्म से करूं, तो हमसे छोटा हम कह देंगे ठीक है कुत्ता, बिल्ली, बकरी, खरगोश, चूहा, ये सब हमसे छोटे होते हैं। इनसे छोटा मैं कहूँ तो आप कह दोगे कीड़े मकोड़े होते हैं। उनसे छोटा मैं कहूँ तो आप क्या कहोगे?
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो सबसे छोटे जीव होते हैं, यानी ये रिप्रोडक्शन, श्वसन, ये सारी एक्टिविटीज़ तो उनमें भी पाई जानी चाहिए, राइट, उनमें भी पाई जाती है। और वही मैकेनिज्म होती है जो हम में होती है, बस कुछ में अलग कुछ में अलग, ठीक है। तो उनमें भी ये प्राइमरी फीचर्स होने चाहिए, चाहे मैं एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी एक सूक्ष्म जीव से लेकर किसी विशालकाय व्हेल या हाथी तक की बात करूँ, सभी सजीवों में ये गुण होने चाहिए। फिर क्या आता है, श्वास लेना, ठीक है। फिर क्या आता है, उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म या उपापचय का क्या मतलब होता है, जो खाना, जो भी वस्तु को उसने भोजन के रूप में ग्रहण किया है वो उसके शरीर के अंदर जाए, उसका पाचन हो और उसको क्या मिले, एनर्जी मिले, ताकि वो और भोजन की खोज कर सके, यानी अपनी दैनिक दिनचर्या वाले काम कर सके, राइट। चलो हम थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, जैसे कोई एक सूक्ष्म जीव है, ठीक है। और यहाँ पे मैं डायग्राम बनाती हूँ, जैसे ये है एक अमीबा है, ठीक है। ये एक कोशिकीय कोई भी जीव है, ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं, कोई भी जीव। अब इसे अपना जीवन व्यतीत करना है, ठीक है। अपने वातावरण से ये विसरण के द्वारा गैसेस का एक्सचेंज कर रहा है, पर भोजन की खोज तो इसे करनी पड़ेगी। ये चल भी हो सकता है, अचल भी हो सकता है। अचल है तो किसी ऐसे माध्यम में होना चाहिए जहाँ पर लगातार भोजन के कण घूमते रहें, जैसे जल, राइट। तो जब ये भोजन के कण को ग्रहण करेगा तो वो अंदर आएगा और उसके पाचन होगा, राइट। अंदर आएगा तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी, उस एक्टिविटी के रिजल्ट में इसको एनर्जी मिलेगी, जिससे अगर ये खुद चल नहीं पा रहा है तो इसके जो प्रवर्ध निकले होंगे इसके शरीर से, उनमें मूवमेंट हो सके ताकि वो और भोजन पकड़ सके, राइट। और फिर अपने युग्मकों का निर्माण कर सके। युग्मक यानी युग्मकों का निर्माण कर सके या रिप्रोड्यूस कर सके, जिस किसी भी विधि से ये करता है, ठीक है, रिप्रोड्यूस कर सके बेसिकली। तो मेटाबॉलिज्म जरूरी है। उसके बाद क्या लिखा है मैंने, सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी स्व चेतना। चाहे इतना छोटा जीव हो या हाथी जितना बड़ा जीव हो, उसमें स्व चेतना होनी चाहिए, क्योंकि वो अकेला तो जीव है नहीं पृथ्वी पर। और यदि वो अकेला भी है किसी कंडीशन में, तो उसे समझ आना चाहिए कि उसके वातावरण में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। अभी धूप तेज़ है, मुझे इस समय धूप के सामने नहीं रहना चाहिए, वरना मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगी। यहाँ पर छाँव ज़्यादा है, यहाँ पर भी मुझे ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, वरना मेरा शरीर बहुत ज़्यादा फैटी हो जाएगा, राइट। अगर कोई अन्य जीव आ रहा है तो खतरे का भी उसे चेतना हो जानी चाहिए कि खतरा आ रहा है, किसी न किसी प्रकार मुझे खुद की रक्षा करनी है, राइट। तो ये सारे चीज़ों को पहचानने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ कॉन्शियसनेस या स्वचेतना, राइट। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के सेंस ऑर्गन या सेंसिंग मैकेनिज्म पाई जाती है। क्या, सेंस होना चाहिए, यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस होना चाहिए। तो ये गुण क्या बताएंगे कि कोई भी जीव क्या है, सजीव है, यानी उसमें जीवन उपस्थित है। अगर इसका एग्जांपल मैं प्लांट्स से लूँ तो प्लांट्स को भी तो ये चेतना होती है ना। अब आप कहोगे प्लांट्स तो मैम घूम फिर नहीं सकते, तो उन्हें ये चेतना कैसे होती है, उन्हें ये चेतना कैसे होती है। तो इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। दिन के समय जब धूप अच्छी खिली होती है तो पौधों की पत्तियाँ कैसी होती है, एकदम फैली हुई, राइट, एकदम फैली हुई होती है। और बहुत तेज़ धूप हो जाती है, एकदम तेज़, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, तो उनकी पत्तियाँ सिकुड़ भी जाती हैं। और फिर जैसे जैसे शाम होती है फिर से फैल जाती है, और फिर रात होते होते फिर से मुरझा जाती है। तो ये गुण कहाँ से आया उसमें भी ये सेल्फ अवेयरनेस है इतनी। अब इसकी विधियाँ अलग अलग होती है, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, इसके बहुत अलग अलग विधियाँ होती है। तो इस प्रकार से सेल्फ कॉन्शियसनेस को हम डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद हमने देख लिया, चलो इतने सारे जीव हैं, फिर इतने सारे जीव की उपस्थिति को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे डाइवर्सिटी या विविधता, है ना। अलग अलग प्रकार के जीव है तो विविध प्रकार के जीव हैं।
और जीवन में ये विविधता है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, जैव विविधता। जीवन में अलग अलग विविधता यानी जीवों में पाई जाने वाली विविधता क्या कहलाती है, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। यही हमारा अगला टॉपिक बायोडाइवर्सिटी। क्या है, बायोडाइवर्सिटी। बायो का क्या मतलब है, जीव, डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता या विविधता। जीवों में पाई जाने वाली विविधता को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सॉरी, अब ये बायोडाइवर्सिटी को हम बता कैसे सकते हैं। जैसे हम देखते हैं पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव प्रेजेंट है ना, बहुत प्रकार के जीव प्रेजेंट है, हम ही देख सकते हैं। चलिए जंतुओं की बात लेते हैं, हाथी है तो घोड़ा भी है, घोड़ा है तो गधा भी है, गाय है तो भैंस भी है, भैंस है तो बैल भी है, खरगोश है तो चूहा भी है, बिल्ली है तो कुत्ता भी है, शेर है तो हिरण भी है, बहुत सारे जीव है, राइट। इन अलग अलग प्रकार के जीवों का उपस्थित होना या ऐसे जीवन में विविधता, अब सब में जीवन है, सब सजीव है, लेकिन अलग अलग रूप में प्रेजेंट है पृथ्वी पर, ये क्या कहलाती है, जैव विविधता। ये तो मैंने आपको प्राणियों की बता दी, ठीक है, एनिमल्स का एग्जाम्पल ले लिया। मैं प्लांट्स का एग्जाम्पल लूँ तो हमें पता है, अरे ये तो मोगरे के फूल वाला पौधा है, ये गेंदे के फूल वाला पौधा है, ये नीम है, ये आक है, ये खेजड़ी का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है, राइट। प्लांट्स में भी विविधता है। फिर मैं छोटे ऑर्गेनिजम्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ, सिंपल नाम लेते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम का नाम हमने सुना है, अमीबा का नाम हमने सुना है, और कोलेरा जो बीमारी होती है, हैजा, उसको जो रोग वाहक होता है वो अलग है ना। इस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी अलग अलग टाइप के प्रेजेंट हैं। तो हर प्रकार के जीवन में विविधता पाई जाती है। या मैं कहूँ फफूंद हम सब ने देखे, वो भी अलग अलग प्रकार की होती है ना। खेतों में कई बार इतने बड़े बड़े मशरूम दिखाई देते हैं हमें, राइट, ऐसी मशरूम जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। जबकि हम छोटे अचार या पापड़ पर अचार या रोटी बासी हो जाती है तो उस पर छोटा छोटा काला काला जो ग्रोथ होने लगता है, वो भी एक प्रकार का फफूंद है, तो उसमें भी विविधता है, राइट। हर प्रकार के जीव में विविधता है, तो इस विविधता को ही हम क्या कहते हैं, जैव विविधता। अब पृथ्वी पर ऐसे इतने प्रकार के जीव हैं, तो पृथ्वी पर लगभग 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीशीज यानी मिलियन जातियां उपस्थित हैं। क्या उपस्थित है, इतनी सारी जातियां उपस्थित हैं। फिर क्या आता है, अब इतने सारे जीव है तो अब मैं सबको ऐसे थोड़ी देख के बोलेंगे अरे ये तो उसका है, उसमें ये गुण है। सबका एक एक नाम तो देना पड़ेगा ना, है ना, वरना हम पहचानेंगे कैसे। जैसे आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपको सबकी शक्ल याद है, पर आप उनकी शक्ल से उनको बुला थोड़ी सकते हो, उनकी पहचान थोड़ी कर सकते हो बार बार सिर्फ उनकी शक्ल याद रख के। हो सकता है आप भूल जाओ, किसी और की शक्ल से कंफ्यूज हो जाओ, राइट। तो सबको उनका नाम मिलना चाहिए, है ना। तो नाम देने की इस विधि को, या नाम देना या किसी जीवों के नाम आवंटित करना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, नॉमेनक्लेचर कहलाती है। नॉमेनक्लेचर कहलाती है, राइट, या नामकरण। इसको हिंदी में सिंपल भाषा में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं नामकरण। अब अलग अलग जीवों का नामकरण करने के लिए हमें उनका पहचानना भी ज़रूरी है, राइट। अब मैं ऐसे ही तो नामकरण नहीं कर सकती, मैं जानती नहीं, अरे तेरा नाम अनुज कर दिया, तेरा नाम राहुल कर दिया, फिर मुझे फिर से इसके जैसा कोई, अरे तेरा नाम तो मैंने कर दिया था, तू तो अनुज था, फिर आपको पता चले नहीं ये तो दूसरा है। आपको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको पहचानना पड़ेगा, भाई ये ऐसा है, इसका स्वभाव ऐसा है, तो इसका नाम मैं ये रख सकता हूँ, राइट। उसे पहचानना पड़ेगा। तो पहचानने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन। अब ये तो मैंने आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया मनुष्यों के अंदर लेकर, है ना, ह्यूमंस, लेकिन जीव तो काफ़ी अलग अलग प्रकार के होते हैं। साइंटिस्ट तो ऐसा नहीं कर सकते ना, जीव रिटर्न में उनसे बात तो कर नहीं रहे, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, उस जीव को देखना पड़ता है, उसकी पूरी जीवन काल को समझना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ये इस मौसम में कैसे रह पा रहा है, इसके आसपास ऐसी गैस प्रेजेंट है तो इसके जीवन पर क्या असर पड़ रहा है, ये गैस इसके लिए विषैली है तो इसके लिए ये गैस लाभदायक है ना।
ऐसे प्रकार करके वैज्ञानिकों को काफ़ी गहन अध्ययन करना पड़ता है उस जीव के बारे में जिसको भी उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? आइडेंटिफिकेशन। आप लोग चिंता मत कीजिए, इस चैप्टर में हम इन सबको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो मैं आपको जो सिंपल इंट्रोडक्शन है ना, स्टार्ट का पोर्शन नॉमेनक्लेचर से पहले वाला, उतना एकदम ब्रीफ व्यू में अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि जब हम डिटेल पे अच्छे अलग अलग नए नामों पर आएंगे तो आपको वो नया भी लगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगे। इसीलिए तो नामकरण, तो नामकरण में क्या हुआ, काफ़ी सारी विधियाँ हैं, उनका ज़्यादा मेंशन नहीं है, तो मैं डायरेक्टली आती हूँ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पे। क्या कह रही हूँ मैं? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसे क्या कहते हैं? द्विनाम पद्धति। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति ये किन्होंने दी? कैरोलस लिनियस नाम का एक वैज्ञानिक था, इन्होंने ये द्विनाम पद्धति दी। अब ये क्या है उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, रुको एक बार। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं ICBN और ICZN क्या होता है। ICBN और ICZN दोनों संस्था हैं, एक ऐसी संस्था है जो क्या करती है? जीवों का नाम देती है। तो देखिए ICBN क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। क्या? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। बी से बोटैनिकल, बोटैनिकल मतलब वनस्पति जात। ठीक है, फिर है ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जूलॉजिकल मतलब जू, जंतु। ठीक है, तो ये दो संस्थाएं हैं जो प्राणियों और जंतुओं का नामकरण करती है। ठीक है, फिर इसके बाद में एक और है ICUN, वो इंटरनेशनल यूनियन है। ठीक है, कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर का, वो सभी जीवों के लिए सम्मिलित है। यहाँ पे तो सिर्फ वनस्पति के लिए और जंतु के लिए हो गया, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये आता है एग्जाम में, पूछा जाता है, ये याद रखना है। अब देखिए द्विनाम पद्धति है क्या या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है क्या? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति, नाम से ही समझ आ रहा है दो नाम होंगे, राइट। द्विनाम, जैसे सबका अपना अपना नाम होता है, राइट। मेरा नाम कहूँ तो क्या है? द्विनाम पद्धति। श्रुति जांगिर, सबका अलग अलग नाम होता है, राइट। अनुज श्रीवास्तव, राहुल जांगिर, अलग अलग प्रकार के नाम होते हैं ना। अमिताभ बच्चन, द्विनाम, राइट, दो नेम। अब ये तो बहुत अलग है इससे, पर मैं आपको द्विनाम समझा रही हूँ। अब द्विनाम पद्धति में क्या होता है कि जैसे हम एक पूरा उसका स्टडी करते हैं, पूरा स्टडी करते हैं, फिर उसका द्विनाम किस आधार पर रखते हैं? यहाँ पे नाम उनके गुणों के आधार पर रखा जाता है। ठीक है, गुणों और स्वभाव के आधार पर। द्विनाम पद्धति में जिसका पहला नाम क्या होगा? जेनेरिक नेम होगा। क्या होगा? जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम यानी जीनस का नाम होना चाहिए, पहला नाम जीनस। क्या होना चाहिए? जीनस। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? उसका वंश, उसका वंश होना चाहिए पहले, और पीछे उसकी जाति लिखी जाती है या स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट का क्या मतलब हुआ? उसके किसी विशेष विलक्षण गुण के आधार पर उसे एक उपाधि या कोई अलग से नाम दे दिया, कोई फ्रेज दे दिया, वो हो गया उसका स्पेसिफिक एपिथेट। अब इसका मैं एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे मैंगो, आम सब खाते हैं, राइट। मैंगो सब खाते हैं, तो मैंगो का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। क्या नाम है? मैंजीफेरा इंडिका। तो इसमें से मैंजीफेरा तो क्या हो गया? इसका वंश हो गया या जीनस होगा, और इंडिका क्या हो गई? इसकी स्पीशीज हो गई। क्या हो गई? इसकी स्पीशीज या जाति। ये क्या होती है? जाति। इस आधार पे इनका नामकरण किया जाता है। इस नामकरण को हम और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो बस थोड़ा सा जिक्र किया है इसका, और सजीवों के बारे में प्राथमिक जानकारी हासिल की है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। ये सब समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर पूरी बायोलॉजी पढ़ी है, राइट।
तो ये सिंपल चीज़ें हैं, आप 2-3 बार पढ़ोगे हो जाएगा, काफ़ी इजी है ना। आज की क्लास तो बहुत इजी थी। ठीक है, थैंक यू।